हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर कंटिन्यूली स्टडिंग वेल। आशा करते हैं कि आप कुशल पूर्वक होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। इस लॉकडाउन में आपको रेगुलर पढ़ते रहना है, बिज़ी रखना है अपने आप को, और कोशिश करिए कि समय बिल्कुल बर्बाद ना होने पाए। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। आई नो you are not attending your class offline at your school, but you can take online classes that is helpful to you. So guys, जो भी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है मेरे ऑनलाइन क्लास का, उसको आप लोग देखते रहिए। और गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सजेस्ट देम टू शेयर समवन एल्स। सो गाइज़, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू मे गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोज़ ऑफ अपकमिंग। सो गाइज़, लेट्स बिगिन द क्लास ऑफ द डे। सो गाइज़, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लास्ट ही क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये सामान्य नियम है। मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को दो भागों में डिवाइड कर दिया है, सामान्य नियम और विशेष नियम। जो सामान्य नियम है वो एकेडमिक क्लास के लिए है, और जो विशेष नियम है वो अन अकेडमिक और अकेडमिक दोनों के लिए हैं। हालांकि जो ये क्लास है ये भी अन अकेडमिक स्टूडेंट्स भी इसको रीड कर सकते हैं। यू नो, विदाउट नोइंग टेंस इट इज़ इम्पॉसिबल टू लर्न इंग्लिश वेल। सो गाइज, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो इसकी पहले पहचान जानते हैं, इसका पहले इंट्रोडक्शन जानते हैं। ये द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसको हम लोग इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, अर्थात वर्तमान अपूर्ण काल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है, जारी रहा होता है, लगातार चल रहा होता है। इसकी पहचान करने के लिए मैं बताता हूँ आपको इसकी पहचान कैसे करनी है। इस टेंस या इस काल के वाक्यों में काम का जारी रहना पाया जाता है। याद रहेगा, इस टेंस के वाक्यों में काम का जारी रहना पाया जाता है, परंतु काम के जारी रहने का समय नहीं दिया जाता है। कार्य जारी रहता है लेकिन जारी रहने का समय नहीं दिया होता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझिएगा। जैसे हिंदी में वह गाना गा रहा है, इसमें वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे दिया होता है। जैसे वह गाना गा रहा है, शीला दूध नहीं पी रही है, क्या तुम अपना पाठ याद कर रहे हो, या तुम अपना पाठ याद क्यों नहीं कर रहे हो। इस प्रकार से सेंटेंस बन सकते हैं। ये तो पहला नियम हुआ। इसी का दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम कहता है, ऐसे वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहा हो, रहे हैं, रही है, हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि शब्द आते हैं। याद रहेगा ना, रहा है, रही है, रहे हैं, रही है, हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि शब्द आते हैं। अगर वाक्य हिंदी वाक्यों में वाक्य के अंत में ये चीज़ें पाई जाती हैं, जिससे आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि वह टेंस, हिंदी का वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। तो गाइज़, ये तो हुई इसकी पहचान कि कैसे हम लोग पहचानेंगे। अब हम लोग आगे जानते हैं कि इसको ट्रांसलेट कैसे करना है हमको हिंदी से इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश। तो पहले जानते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस से शुरुआत करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं, अर्थात जिससे सकारात्मक उत्तर की प्राप्ति होती है। जैसे पहला नियम इसका है, ही, शी, इट और एक वचनकर्ता के साथ इज़ और वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। याद रहेगा, ही, शी, इट और एक वचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज़ का प्रयोग करते हैं और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए। जैसे वह पतंग उड़ा रहा है, ही इज़ फ्लाइंग अ काइट। वह पतंग उड़ा रहा है, ही इज़ फ्लाइंग अ काइट। उसी प्रकार से सीता गाना गा रही है, सीता गाना गा रही है, सीता इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। राम पत्र लिख रहा है, राम इज़ राइटिंग अ लेटर। ठीक है ना। तो देखिए, हमने कहा ना ही, शी, इट, यहाँ पर जैसे ही का प्रयोग हमने कर लिया, सीता और राम एक वचन भी हो गए और ही, सी, इट में से एक हो गया। तो इससे स्पष्ट है कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में होगा तो हम लोग वहाँ पर इज़ का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। चलिए दूसरा नियम देखते हैं। इसको आप लोग फिर से वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं और उसको फेयर कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरा नियम कहता है, आई
आई के साथ एम, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम और वर्ब के अंत में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अर्थात आई के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम का प्रयोग करते हैं और वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा हुआ है, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, रहा ना, रही, रहे, रहे, रहा, रही, हुआ, हुए, इस तरह से आता है तो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं हम लोग, तो मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आई के साथ आई एम लगता है, तो आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। मैं कानपुर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू कानपुर। ठीक है ना, आई के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम का प्रयोग करते हैं। चूँकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रहा, रही, रहे का भाव हो रहा है, इसलिए वर्ब में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। नियम थर्ड कहता है यू, वी, दे और बहुवचन कर्ता के साथ आर और वर्ब में आईएनजी का अलग प्रयोग करते हैं। फिर सुनिएगा, यू, वी, दे और बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं और वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल स्पष्ट रूप से ध्यान दीजिएगा, वे अपना समय नष्ट कर रहे हैं, वे अपना समय नष्ट कर रहे हैं। नष्ट करना क्या होता है? वेस्ट करना, तो आईएनजी लगा दोगे, वर्ब यही है, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। दे आर, दे के साथ आर लगेगा ना, वी यू दे और बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं, तो वे अपना समय नष्ट कर रहे हैं, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। उसी प्रकार से हम अपने मैदान में खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग इन अवर फील्ड। ये के साथ अपने के लिए दियर होता है, वी के साथ अपने के लिए अवर होता है, तो हम अपने मैदान में खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग इन अवर फील्ड। उसी प्रकार से तुम अपना पाठ याद कर रहे हो, यू के साथ अपने के लिए योर होता है, तो यू आर लर्निंग योर लेसन, यू आर लर्निंग योर लेसन। यहाँ पर देखिए, दे, वी, यू और बहुवचन का सब्जेक्ट, बहुवचन करता अर्थात कोई नाम मोर देन वन नेम हो जाते, तब पर भी वहाँ पर हम लोग आर का प्रयोग करते और वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते। तो ये तीन नियम आप लोग समझे। अब आइए आगे बढ़ते हैं, निगेटिव सेंटेंस की चर्चा कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस के तीन नियम पढ़े थे कि ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ इस का प्रयोग करते हैं, आई के साथ आर का प्रयोग करते हैं और यू, वी, दे और बहुवचनकर्ता के साथ एम, आर का प्रयोग करते हैं और वर्ब में सभी के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? हम लोग समझते हैं निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, अर्थात ऐसे सेंटेंस जिनसे नकारात्मक भाव का बोध होता है, उन्हें निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका एक ही रूल है, आपको ध्यान से समझना है। जैसे नेगेटिव सेंटेंस के अनुवाद में इज, एम, आर के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। याद रहेगा ना आपको? यहाँ पर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस जो था, अगर उसी को नेगेटिव बनाना होगा, उसमें नो या नॉट लिखना होगा, या नहीं शब्द हिंदी में दिया हुआ है, तो उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब अर्थात इज, एम, आर के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, इस के बाद नॉट का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर एम के बाद नॉट का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर आर के बाद नॉट का प्रयोग हुआ है। तो एग्जाम्पल को समझिएगा, वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है, वह खेल रही है, लड़की के लिए है तो वह के लिए शी हो जाएगा, तो शी इज़ नॉट प्लेइंग विथ हर डॉल। और लड़की के लिए, शी के लिए, अपने के लिए हर होता है, तो वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है, शी इज़ नॉट प्लेइंग विथ हर डॉल। उसी प्रकार से मैं अपनी तस्वीर नहीं देख रहा हूँ, आई के साथ अपने के लिए माई होता है, तो जाएगा आई एम नॉट लुकिंग एट माई पिक्चर। मैं अपनी तस्वीर नहीं देख रहा हूँ, आई एम नॉट लुकिंग एट माई पिक्चर। उसी प्रकार से रीता और गीता गीत नहीं गा रही हैं, रीता एंड गीता बहुवचन हो गया, तो रीता एंड गीता आर नॉट सिंगिंग, रीता एंड गीता आर नॉट सिंगिंग। रीता और गीता गीत नहीं गा रहे हैं, रीता एंड गीता आर नॉट सिंगिंग। तो इसे स्पष्ट है। यहाँ पर मैंने कुछ आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रखा है नेगेटिव सेंटेंस का ही, जिनको आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। जैसे लड़के नदी में नहीं नहा रहे हैं, द बॉयज़ आर नॉट बाथिंग इन द रिवर। इस प्रकार आपको चेंज करना होगा, इसको आपको अपने से करना होगा। हम आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की चर्चा कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनसे प्रश्न पूछा जाता है, और प्रश्न दो प्रकार से पूछ सकते हैं। एक प्रश्न ऐसा होता है जिसका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है, और एक ऐसा प्रश्न होता है जिसका उत्तर यस या नो में नहीं दिया जा सकता है। जिन
प्रश्नों का उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है उन्हें यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, या उन्हें हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, क्योंकि उनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है और हिंदी वाक्यों में उसकी शुरुआत क्या शब्द से होती है। और उसी प्रकार से दूसरा वाला है, जब प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में दिया होता है तो उसे हम लोग तो उसका जवाब हम लोग यस या नो में नहीं दे सकते हैं। जैसे क्या तुम्हारा नाम क्या है या तुम्हारा क्या नाम है, तो इसका उत्तर हम लोग नहीं दे सकते हैं। और क्या शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है, तुम्हारा नाम क्या है या तुम्हारा क्या नाम है, तो उसको हम लोग क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द प्रकार का वाक्य भी कहते हैं, क्योंकि इन जितने भी ऐसे होते हैं, ऐसे वाक्य होते हैं, उनमें प्रश्नवाचक शब्द दिया होता है। WH टाइप भी कहते हैं, क्योंकि W और H उन प्रश्नवाचक शब्दों में ज़रूर दिया होता है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। पहला नियम कहता है इसका, यदि प्रश्नवाचक वाक्य के प्रारंभ में क्या हो तो अंग्रेजी बनाने में पहले इज़ एम आर को लिखा जाता है, फिर सब्जेक्ट को लिखा जाता है और फिर वर्ब और वर्ब में ING फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अर्थात पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा, फिर इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर इसके बाद आपको वर्ब की ING फॉर्म लिखना होता है। इस प्रकार से आपको बनाना होता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझिए, जैसे क्या सुनार सोने के जेवर बना रहा है, क्या सुनार सोने के जेवर बना रहा है। इज़ द गोल्ड स्मिथ मेकिंग ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड। देखिए यहाँ पर बना रहा है, इज़ एम आर सुनार एक ही है, इसका प्रयोग करेंगे। और हमारा नियम कहता है कि इज़ एम आर को सेंटेंस के पहले लिखते हैं, इसको हमने पहले लिख दिया। इसके बाद फिर हमको सब्जेक्ट लिखना हो गया, गोल्ड स्मिथ हो गया, फिर आपको वर्ब में ING लगाना हो गया, मेक ING मेकिंग हो गया, और ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड। इस प्रकार से बन जाएगा, क्या सुनार सोने के जेवर बना रहा है, इज़ द गोल्ड स्मिथ मेकिंग ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड। दूसरा एग्जाम्पल इसे लिखा हुआ है, क्या हमारे कॉलेज के विद्यार्थी मैच खेल रहे हैं, क्या हमारे कॉलेज के विद्यार्थी मैच खेल रहे हैं। और द स्टूडेंट ऑफ आवर कॉलेज प्लेइंग अ मैच, और द स्टूडेंट्स ऑफ आवर कॉलेज प्लेइंग अ मैच। इस प्रकार से आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है। हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के प्रारंभ में लिख करके यहाँ पर आर का प्रयोग पहले किया गया है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर इसका प्रयोग पहले किया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा गोल्ड स्मिथ है, सुनार एक ही है इस सेंटेंस में। तो चलो दूसरा नियम देखते हैं। इसका दूसरा नियम कहता है, यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब आदि हो और तो अनुवाद करने में पहले इन शब्दों के अंग्रेजी बनाते हैं। फिर हमको इज़ एम आर लिखना होता है और इसमें से इसके भाव के अनुसार हमें सब्जेक्ट को लगाना होता है और इसके बाद वर्ब की ING फॉर्म का प्रयोग करना होता है। याद रहेगा, पहले हम लोग उसको प्रश्नवाचक शब्द के अंग्रेजी बनाएंगे, फिर इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद फिर पहले हम लोग प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बनाते हैं, फिर हम लोग इज़ एम आर का प्रयोग करते हैं और फिर इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब में ING फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसको आप लोग कैसे कह सकते हैं, पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम लोग वर्ब में ING फॉर्म का प्रयोग करते हैं और फिर लास्ट में जो कॉम्प्लीमेंट्स या अदर होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको लिखा जाता है। तो इस जैसा दूसरा नियम कहता है, यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द क्या, क्यों, कहाँ, कैसे आदि हो तो अनुवाद में पहले हम लोग उसी शब्द के अंग्रेजी लिखते हैं, फिर इज़ एम आर का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और लास्ट में हेल्पिंग मेन वर्ब में ING फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझिए, जैसे लिखा हुआ है, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या शब्द पहले आ गया है, तो आई राइटिंग अ लेटर हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या शब्द पहले आ गया तो हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दिया। लेकिन दूसरा पढ़िएगा, वह क्या कर रहा है, तो यहाँ पर क्या शब्द बीच में आ रहा है, इसके अंग्रेजी पहले लिखना पड़ेगा। इसके बाद फिर क्या लगाओगे, इसके बाद फिर हमको इज़ एम आर लिखना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा इज़ एम आर, किसके अनुसार लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट के अनुसार लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है, वह सिंगुलर नंबर है तो इज़ लगाओगे, व्हाट इज़ ही कर रहा है, डूइंग पूरा मिलाकर हो जाएगा, वह क्या कर रहा है, व्हाट इज़ ही डूइंग। और लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है, प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक शब्द
सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका तीसरा नियम ध्यान से पढ़िएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नियम है। नियम नंबर 3 कहता है, जो कि अक्सर बोलने चालने में प्रयोग होता है, विच और हुज के साथ उनसे संबंधित नाउन का भी प्रयोग करते हैं। याद रहेगा ना, विच और हुज के बाद उनसे रिलेटेड नाउन्स का भी प्रयोग करते हैं। जैसे वे किस घोड़े को खरीद रहे हैं, यहाँ पर किस घोड़े को, यहाँ पर किस और घोड़ा नाउन है, तो किस के लिए विच हो गया और घोड़ा नाउन है हॉर्स, तो पूरा मिलाकर हो जाएगा। यहाँ पर हमने कहा ना, विच और हुज के साथ उनसे संबंधित नाउन्स का भी प्रयोग करते हैं। तो विच हॉर्स, अब बहुत से लोग हैं ना, वे सब्जेक्ट क्या है, वे, विच हॉर्स आर दे बाइंग, ठीक है ना। यहाँ पर वे बहुवचन में है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दे लगा, हेल्पिंग वर्ब आर लगाना पड़ गया। दे है ना, वे का इंग्लिश में दे बोलते हैं। तो वे किस घोड़े को खरीद रहे हैं, विच हॉर्स आर दे बाइंग, विच हॉर्स आर दे बाइंग। उसी प्रकार से नेक्स्ट है, जैसे एग्जाम्पल आपका लिखा हुआ है, तुम किसका पत्र लिख रहे हो, हुज लेटर आर यू राइटिंग, तुम किसका पत्र लिख रहे हो, हुज लेटर आर यू राइटिंग। उसी प्रकार से जैसे तीसरा नियम, चौथा नियम कहता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, इसके बाद इज एम आर और फिर सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। इज एम आर का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। जैसे लैम्प कौन जला रहा है, यहाँ पर कौन प्रश्नवाचक शब्द भी है और कौन यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, ठीक है ना। तो हो जाएगा हु इज़ बर्निंग, ठीक है ना। यहाँ पर हु इज़ बर्निंग लाइट, हु इज़ बर्निंग लाइटिंग द लैम्प, ठीक है ना। लैम्प कौन जला रहा है, ये लाइटिंग, हु इज़ बर्निंग द लैम्प कह सकते हैं, केवल लैम्प कौन जला रहा है, हु इज़ लाइटिंग द लैम्प या हु इज़ बर्निंग लाइटिंग द लैम्प, ठीक है ना। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, हु इज़ बर्निंग द लैम्प या हु इज़ लाइटिंग द लैम्प या हु इज़ बर्निंग लाइटिंग द लैम्प लिख सकते हैं। जैसे पांचवा नियम कहता है हमारा, प्रश्नवाचक वाक्य के निषेधात्मक या नेगेटिव होने पर प्रश्नवाचक वाक्य बनाकर कर्ता या सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया जाता है। इसमें भी आपको पूरा वैसे बनाना है, इस नियम के अनुसार लास्ट में आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना होता है। जैसे या हेल्पिंग वर्ब में भी आप नॉट लगा सकते हैं। जैसे वो लिखा हुआ, क्या वह अपना समय नष्ट नहीं कर रही है, वह के लिए शी हो जाएगा क्योंकि लेडीज़ के लिए है, फीमेल जेंडर के लिए है। इज़ लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्या शब्द पहले आया हुआ और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब टाइप है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले होगा इंग्लिश में। इज़ शी नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्प नॉट, मैंने बताया ना, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। इज़ शी नॉट वेस्टिंग हर टाइम, समय बर्बाद करना, वेस्ट हर टाइम, तो हो जाएगा क्या वह अपना समय नष्ट नहीं कर रही है, इज़ शी नॉट वेस्टिंग हर टाइम। जैसे ये इसको और प्रकार से लिख सकते हो, इज़ंट, इसको इज़ में ही आप एंटी लगा सकते हैं, इसको बोलते हैं इज़ंट, ठीक है ना। इज़ंट शी वेस्टिंग हर टाइम, याद रखिएगा आप लोग इसमें, तो नोट में ध्यान दीजिएगा। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करना अनिवार्य होता है, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। जितने भी प्रश्नवाचक वाक्य हैं उन सभी में आपको प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग अर्थात ये प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना अनिवार्य होता है, ठीक है ना गाइस। तो ये था आपका साधारण नियम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, जय हिंद।